So we have 9.5 evolution and classification. Okay. Sorry, based on these simple principles, we can work out evolutionary relationships of the species we see around us. अब जैसे कि हमने अभी ऊपर ऊपर यहाँ पे पढ़ा था, हमने कल ही पढ़ा है कि जो ग्रीन बीटल्स हैं, देन हमारे पास रेड बीटल्स हैं, उनके बीच में मेटिंग हो रही है या उनके बीच में मेटिंग नहीं हो रही है, ठीक है। तो ये वाले जो प्रिंसिपल्स हैं, we can work out the evolutionary relationship of the species we see around us. It is a short of going backward in time. We can do this by identifying hierarchies of characteristics between species. In order to understand this process, let us think back to our discussion on the classification of the organisms in class 9. So यहाँ पे बेसिकली आपको ये बताया गया है कि अगर हमें जो एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स को फाइंड आउट करना होता है, वो हम हायरार्कीज से करते हैं, ठीक है। हायरार्कीज क्या होती हैं? इट इज अ काइंड ऑफ रैंकिंग, ठीक है। जैसे कि आप लोग देखते हैं कि आर्मी जो है, आर्मी में जो सबसे बड़ा लेवल होता है, इट इज जनरल, ठीक है। जनरल का जो लेवल होता है वो सबसे बड़ा होता है। उससे नीचे होते हैं कर्नल्स, उनके नीचे होते हैं मेजर्स, ठीक है। देन वी हैव कैप्टन्स, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी एक हायरार्की होती है, ठीक है। रैंकिंग सिस्टम को हम बोलते हैं हायरार्कीज। ओके, सो अगर हमें एवोल्यूशन के बारे में समझना है तो हमें हायरार्कीज भी समझनी पड़ेंगी। एंड ये जो हायरार्कीज है, ये आप लोगों ने 9th स्टैंडर्ड में डिटेल में किया था एक चैप्टर में, जो कि आप सभी का फेवरेट था, बायोडाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, है ना। आप सभी का फेवरेट चैप्टर था वो, बहुत अच्छा लगता था आप लोगों को, वो चैप्टर बहुत अच्छे से समझ भी आता था, ठीक है। सो उस चैप्टर में हमने हायरार्कीज के ऊपर काफी डिटेल में पढ़ा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम उतना डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। थैंकफुली उतने डिटेल में नहीं पढ़ेंगे हम यहाँ पे। सो देख लेते हैं यहाँ पे क्या लिखा है। सिमिलैरिटीज अमंग organisms will allow us to group them and then study the groups. For this, which characteristic decide more fundamental difference among organism and which one decide less basic differences. So यहाँ पे हमें जो characteristics हैं वो देखने पड़ेंगे, क्योंकि जो characteristics हैं वो decide करते हैं कि किसी organism में दूसरे organism से difference कितना ज्यादा है या फिर उनमें similarities कितनी ज्यादा है। Now, what is meant by the characteristic anyway? Characteristics are the detail of the appearance or behavior. In other words, particular form of or a particular function. That we have 4 limbs is thus a characteristics. अभी जो characteristics है, characteristics का मतलब क्या है, ठीक है। characteristics का मतलब है appearance या फिर behavior या फिर एक particular function, ठीक है। तो इनमें से किसी भी चीज को हम कैरेक्टरिस्टिक में ले लेते हैं। अगर हम ह्यूमंस की बात करते हैं या फिर अगर हम एनिमल्स की बात करते हैं, तो ज्यादातर एनिमल्स जो होते हैं उनके 4 लिम्स होते हैं, तो ये भी हमारा एक कैरेक्टरिस्टिक है। दैट प्लांट्स कैन डू फोटोसिंथेसिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक। और जो प्लांट है उनका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो ये कि वो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, ठीक है। तो हर एक जो फैमिली होती है, हर एक जो ऑर्गेनिज्म होता है, उसका एक अपना कैरेक्टरिस्टिक होता है। अब वो जो कैरेक्टरिस्टिक है वो अपीयरेंस भी हो सकता है, बिहेवियर भी हो सकता है और एक पर्टिकुलर फंक्शन भी हो सकता है। Now, in the next page, some basic characteristics will be shared by most organisms. The cell is the basic unit of the life in all organisms. The characteristics in the next level of classification would be shared by most, but not on all organisms. अब अगर हम कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं जो कि बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स कॉमनली शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ, वो है हैविंग अ सेल, ठीक है। ज्यादातर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो एनिमल है चाहे वो प्लांट है, उनमें एक बेसिक चीज है विच इज सेल। सेल जो है वो सभी में, ठीक है। लेकिन इसके बाद भी बहुत सारी ऐसी क्लासिफिकेशंस होती हैं जो कि ऑर्गेनिजम्स को एक दूसरे के साथ डिफर करती है। A basic
characteristic of cell design that differ among different organisms is whether the cell has a nucleus. Bacterial cells do not, while the cells of most other organisms do. अब जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है एक और जो कि डिफरेंशिएट करती है फ्रॉम एन ऑर्गेनिज्म टू द अदर ऑर्गेनिज्म, वो ये कि जो सेल है उसमें न्यूक्लियस है या नहीं. और जो यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिया है वो दिया है बैक्टीरिया का एग्जाम्पल, कि जो बैक्टीरिया है उसमें बैक्टीरिया के सेल में न्यूक्लियस नहीं होता. अब इस लाइन को अंडरलाइन कर लो क्योंकि ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ये एक एक्सेप्शन है. आप लोगों से एमसीक्यूज में या फिर असर्शन एंड रीजन में ये पूछा जा सकता है. ठीक है, जो बैक्टीरियाज होते हैं उनके सेल में न्यूक्लियस नहीं होता है, लेकिन बाकी जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं सभी के सेल में न्यूक्लियस होता है. ठीक है, सो ये एक एक्सेप्शन है और ये आप लोगों को अंडरलाइन करके इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना चाहिए. among organisms with nucleated cells, which ones are unicellular and which ones are multicellular. अब जिनमें न्यूक्लियस है यानी कि जो न्यूक्लिएटेड सेल्स हैं उनमें से कौन कौन से यूनिसेलुलर है और कौन कौन से मल्टी सेलुलर है. तो ये भी एक पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएशन हो जाता है कि हम एक ऑर्गेनिज्म को दूसरे के साथ कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं. That property marks a very basic difference in the body design because of the specialization of cells of the type and tissue. Among multicellular organisms, whether they can undertake photosynthesis or not will provide the next level of classification. अब अगर हम यहाँ पे प्लांट्स की ही बात कर लेते हैं तो यहाँ पे जो उनके डिफरेंट डिफरेंट बॉडी डिजाइन्स है वो भी हमें देखने होते हैं. फिर हमें ये देखना होता है कि उसमें स्पेशलाइज्ड सेल्स या फिर टिश्यू है या नहीं. ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो हैं ये फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं या नहीं. तो ये सारी की सारी ही जो डिफरेंशिएशन है ये हमें एवोल्यूशन की स्टडी में हेल्प करता है. Among the multicellular organisms that cannot do photosynthesis, whether the skeleton is inside the body or around the body will mark another fundamental design difference. अब वो multicellular organisms जो कि photosynthesis नहीं कर सकते हैं उनका जो skeleton है वो बॉडी के अंदर है या बॉडी के बाहर है, ये भी एक फंडामेंटल बॉडी डिजाइन में डिफरेंस होता है. ठीक है, तो आप मुझे बता सकते हो अर्शिया, क्या आप मुझे बता सकते हो कि ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर स्केलेटन होता है? एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर स्केलेटन होता है. अर्शिया, कोई नेम दे सकते हो? No? Okay. Anyone? अरे ह्यूमंस यार, हमारे अंदर स्केलेटन नहीं होता क्या? आप लोग तो ऐसे कंफ्यूज हो गए जैसे पता नहीं मैंने क्या पूछ लिया. मैंने ये पूछा कि एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर स्केलेटन हो. हमारे अंदर ही स्केलेटन होता है ना, हमारे बाहर बोन्स की जो केजिंग है वो तो नहीं होगी. ठीक है, तो ह्यूमन इसका एक एग्जाम्पल हो सकता है. हाँ जी, अब चिराग आप मुझे बताओगे एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके बाहर स्केलेटन हो. बाहर, बाकी भी सोच के रखो. बाहर का नहीं पता सर. बाहर का नहीं पता. हाँ जी, सो एनीवन जो कि बताना चाहे एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके बाहर स्केलेटन होता है? हाँ जी सान्या, यू आर ट्राइंग टू गिव द आंसर. Crab, exactly. Yes, yes, yes. Sanya is correct. Crab. क्रैब के बाहर स्केलेटन होता है, उसके अंदर का जो मीट होता है वो बहुत ही टेंडर होता है. ठीक है, उसके अंदर जो है वो पूरी की पूरी बॉडी होती है बट बाहर स्केलेटन होता है. ठीक है, एंड द सेम गोज विद द लॉबस्टर आल्सो.
ठीक है। लॉबस्टर भी जो होता है, अगर आप लोगों ने देखा है, उसमें भी एक्सोस्केलेटन होता है, उसमें एंडोस्केलेटन नहीं होता है, उसमें एक्सोस्केलेटन होता है। ठीक है, बाहर स्केलेटन है। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? तो ये भी एक डिफरेंशिएशन हो जाती है कि जो ऑर्गेनिज्म फोटोसिंथेसिस नहीं कर रहा है वो एक्सोस्केलेटन है या फिर वो एंडोस्केलेटन है। ठीक है, तो एवोल्यूशन के बारे में हमें यहां से भी पता चलता है। चलिए देन इसके बाद आगे पढ़ते हैं। We can see that even in these few questions that we have asked, a hierarchy is developing that allow us to make the classification group. So हम देख पा रहे हैं कि अभी जो हमने few questions के आंसर दिए हैं, इसमें भी एक हायरार्की जो है वो बननी स्टार्ट हो गई है। फॉर एग्जांपल, एक जो सेल है उसमें न्यूक्लियस है या नहीं, अगर उसमें न्यूक्लियस है तो वो यूनिसेलुलर है या फिर वो मल्टीसेलुलर है। ठीक है, अगर वो मल्टीसेलुलर है तो वो फोटोसिंथेसिस कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। अगर वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पा रहा है तो वो एक्सोस्केलेटन है या फिर वो एंडोस्केलेटन है। ठीक है, तो हमने बहुत सारे जो जो हायरार्की है वो इसी में बना दी। ओके, तो इसी तरीके से हमें एवोल्यूशन के बारे में पता चलता है। The more characteristic two species will have in common, the more closely they are related. दो स्पीशीज के बीच में जितने कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, जितने ज्यादा कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, उतने ही ज्यादा वो एक दूसरे से रिलेटेड होंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एग्जाम्पल दूं यहाँ पे मानवी को, मैं एग्जाम्पल दूं मानवी के हमारे से क्लोजली रिलेटेड एक चाइनीज बॉय होगा या फिर एक चिंपैंजी होगा, तो आपका आंसर क्या होगा? चाइनीज बॉय। यस, चाइनीज बॉय। ठीक है, क्योंकि चाइनीज बॉय और हमारे में बहुत सारी चीजें कॉमन होंगी। ठीक है, लेकिन इतनी ही कॉमन चीजें हमारे जो चिंपैंजी बॉय है उसके साथ कॉमन नहीं होगी। ठीक है, या इसीलिए हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स जितने कॉमन होंगे दो स्पीशीज से, ठीक है, टू स्पीशीज में जितने ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स कॉमन होंगे उतने ही वो क्लोजली रिलेटेड होंगे। ठीक है, चलिए जी, नेक्स्ट पार्ट, जस्ट वेट अ मिनट। हाँ जी, स्टार्ट करते हैं दोबारा से, कहाँ पे थे हम? चलिए, and the more closely they are related, the more recently they will have had a common ancestor. And ये एक दूसरे से जितने ज्यादा रिलेटेड होंगे, इनका जो एंसेस्टर है वो भी उतना ही कॉमन होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं हमारे में और चाइनीज बॉय में, ठीक है, जो एंसेस्टर है वो कौन होगा? तो वो एक ह्यूमन ही होगा, है ना? ठीक है, और अगर हम बात करते हैं कि हम में और चिंपैंजीज में कॉमन कौन होगा, ठीक है, तो वो एप होगा। ओके, तो जितने कॉमनली हम लोग रिलेटेड होंगे उतने ही चांसेस हैं कि जो हमारे एंसेस्टर्स हैं वो भी क्लोजली रिलेटेड होंगे या फिर वो एंसेस्टर्स जो हैं वो कॉमन होंगे। ठीक है, कॉमन स्पीशीज से होंगे मतलब। सो एन एग्जाम्पल विल हेल्प. A brother and a sister are closely related. They have common ancestor in the first generation before them, namely their parents. ठीक है, सो एक ब्रदर है, एक सिस्टर है, और जो उनके एंसेस्टर हैं वो बहुत ही कॉमन है उनसे, एंड ऑब्वियसली वो कौन है? वो उनके पेरेंट्स हैं। A girl and her first cousin are also related, but less than the girl and her brother. एक लड़की और उसका कजन जो है वो भी एक दूसरे से रिलेटेड है, लेकिन वो इतने क्लोजली रिलेटेड नहीं है जितने कि वो खुद और उसका ब्रदर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पेरेंट्स चेंज हो गए हैं। दिस इज बिकॉज cousins have common ancestors, their grandparents, and in the second generation before them
इट इज नॉट द फर्स्ट वन। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो कजन्स के ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो कॉमन है, ठीक है, लेकिन जो उनकी सेकेंड जनरेशन है वो कॉमन नहीं है। We can now appreciate that classification of species is in fact a reflection of their evolutionary relationship, ठीक है। सो अगर हमें स्पीशीज की क्लासिफिकेशन करनी है तो हम उनके एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स को देखते हैं कि वो कितने इवॉल्व हुए हैं। जो स्पीशीज एक दूसरे से कम इवॉल्व होंगी, यानी कि उनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो जितने ज्यादा कॉमन होंगे वो एक दूसरे से उतने ही ज्यादा रिलेटेड होंगे, ठीक है, उनकी स्पीशीज उतनी ही कम होंगी। लेकिन जो स्पीशीज हैं वो अगर एक दूसरे से बहुत ही डिफरेंट है, सो दैट मीन्स के जो उनके एंसेस्टर्स होंगे या जो उनकी पेरेंट स्पीशीज होगी वो भी काफी डिफरेंट होगी। चलिए, सो नेक्स्ट पैराग्राफ। We can thus build up small groups of species with recent common ancestors, then supergroups of these groups with more distant common ancestors, and so on. In theory, we can keep going backwards like this until we come to the notion of a single species at the very beginning of the evolutionary time. If that is the case, then at some point in the history of the earth, non-living material must have given rise to the life. There are many theories that how this might have happened. It would be interesting to come up with the theories of your own. So यहाँ पे आप लोगों को बताया है कि इसी तरीके से हम बहुत सारे स्मॉल ग्रुप्स बना सकते हैं। स्मॉल ग्रुप्स को जब हम और डीपली जानना चाहेंगे तो हम और सुपर ग्रुप्स बना पाएंगे, और ये जो सुपर ग्रुप्स होंगे ये एक कॉमन एंसेस्टर में आके रुक जाएंगे, ठीक है। हमने ग्रुप बनाया, ग्रुप को हमने और डिटेल में पढ़ा तो हमें पता चला कि इनके जो जो एंसेस्टर्स हैं वो ये होंगे। और जब हम सुपर ग्रुप्स बनाते रहेंगे, जब हम बहुत ज्यादा डीपली स्टडी में चले जाएंगे तो हमें इनके जो एंसेस्टर्स हैं वो कॉमन नजर आने स्टार्ट होंगे। और ये जो कॉमन एंसेस्टर है ये हमारी अर्थ की हिस्ट्री में वो नॉन लिविंग मटेरियल थे जिन्होंने के लाइफ को एक राइज दिया है। जैसे कि कल मैंने आप लोगों को बताया था कि जो ये वाला पैराग्राफ था हमारे पास, जेबीएस हेल्डेन वाला, दिस वन, ठीक है, एट पेज नंबर 109, यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया था कि जेबीएस हेल्डेन जो है उन्होंने सारा का सारा बताया था कि जो हमारी अर्थ है वहां पे लाइफ की शुरुआत कैसे हुई थी। उस टाइम पे जो हमारी अर्थ का टेम्परेचर है वो क्या था, एनवायरनमेंट क्या था, स्पार्क्स हुए थे, ऑक्सीजन नहीं था, एंड देन एक जो स्पीशी है वो पैदा हुई थी, एंड देन उसके बाद से जो डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज हैं वो इवॉल्व होती है, ठीक है। सो यहाँ पे आप लोगों को यही बताया कि पहले जब हम ग्रुप बनाएंगे, स्मॉलर ग्रुप्स बनाएंगे, उसके बाद हम सुपर ग्रुप्स बनाएंगे, उसके बाद हमें कॉमन एंसेस्टर्स मिलेंगे, और अगर हम इन एंसेस्टर्स के भी डीपली जाके पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि एक्चुअल में हमारी अर्थ में लाइफ को राइज देने वाले जो मटेरियल्स थे वो नॉन लिविंग मटेरियल्स थे, वो कोई लिविंग मटेरियल नहीं थे। अब इसके ऊपर बहुत सारी थेरीज बनी हुई हैं एंड एनसीईआरटी चाहता है कि आप उन्हें अपने आप ही पढ़े। यहाँ पे एनसीईआरटी आपको वो चीज डिटेल में नहीं बता रहा है, ओके। सो अभी फिलहाल के लिए मैंने आपको अभी जितना पढ़ाया है वो आप पढ़ोगे, एंड कोई भी डाउट है तो आप उसको राइट डाउन कर लोगे, ठीक है। सो मैंने आप लोगों को एवोल्यूशन एंड क्लासिफिकेशन से भी पढ़ाना स्टार्ट किया है, यहाँ से आप पढ़ोगे, ठीक है। एंड मैंने आपको 9.5.1 ट्रेसिंग एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप से पहले पहले पढ़ाया है। तो ये जितना भी येलो पोर्शन है वो सारा का सारा आप अपनी बुक से, अपनी एनसीईआरटी से पढ़ेंगे। कोई भी डाउट होगा तो उसको राइट डाउन कर लेंगे, ओके। सो कीजिए। मैक्सिमम 2 मिनट्स का टाइम मिलेगा आपको। सो 2 मिनट्स में आप लोगों ने इसको पढ़ लेना है, और कोई भी डाउट है तो उसको राइट डाउन कर लेना है। आप लोगों के डाउट्स मैं क्लास के एंड में लूंगा।
या सो आई होप कि आप लोगों ने पढ़ लिया होगा एंड अपने डाउट्स को राइट डाउन भी कर लिया होगा, ठीक है, नोट डाउन कर लिया होगा आपने अपने अपने डाउट्स को, ठीक है। सो आगे स्टार्ट करते हैं। 9.5.1 ट्रेसिंग एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स। अगर हमें एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स को ट्रेस करना होता है, ठीक है, तो हम कैसे करते हैं, यानी कि जो आर्कियोलॉजिस्ट्स होते हैं वो कैसे ट्रेस करते हैं कि जो एवोल्यूशन है वो हुआ है या नहीं हुआ है या फिर किस लेवल तक हुआ है। So when we try to follow evolutionary relationships, how do we identify characteristics as common? These characteristics in different organisms would be similar because they are inherited from a common ancestor. So evolutionary relationships को अगर हम identify करना चाहें तो वो हम characteristics के through कर सकते हैं, ठीक है। These characteristics in different organisms will be similar, ठीक है। ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे ये डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में सिमिलर होंगे, ठीक है, और जितने सिमिलर होंगे उतना ही हमारा कॉमन एंसेस्टर होगा। As an example, consider the fact that mammals have 4 limbs, as do birds, reptiles, and amphibians. The basic structure of the limbs is similar, though it has been modified to perform different functions in various vertebrates. So अगर हम बात करते हैं मैमल्स के बारे में, ठीक है, मैमल्स में ह्यूमन भी आ जाते हैं, ठीक है। सो मैमल्स में 4 लिम्स होते हैं। अगर हम बर्ड्स की बात करते हैं तो बर्ड्स में भी 4 लिम्स होते हैं। लिम्स में अब वहां पे आप उनके जो विंग्स हैं उनको आप ले सकते हैं एंड जो उनके लेग्स हैं उनको भी आप कंसिडर कर सकते हैं। अगर हम रेप्टाइल्स की बात करते हैं तो उनमें भी आर्म्स और लेग्स होती हैं और एम्फीबियंस में भी ऐसा होता है, ठीक है। सो जो बेसिक स्ट्रक्चर है लिम्ब का वो तो सिमिलर है, लेकिन जो उनके फंक्शंस हैं वो मॉडिफाई किए गए हैं, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बात करता हूं बर्ड के आर्म्स के बारे में, यानी कि उसके विंग्स के बारे में, ठीक है। सो अर्शी आप मुझे बताओगे कि जो विंग्स होते हैं बर्ड के उनका काम क्या होता है? सर उसको उसकी उड़ने में मदद करने के लिए होते हैं, या फ्लाइट में हेल्प करने के लिए विंग्स होते हैं, ठीक है। सो अब अगर मैं बात करता हूँ धृति से, धृति आप मुझे बताओगे कि ह्यूमन के जो हैंड्स होते हैं उनका मेन फंक्शन क्या है? कोई काम करने के लिए या जैसे कुछ उठाने के लिए ऐसा। यस, मेनली फॉर द इंजेशन, ठीक है। खाना जो है उसको खाने के लिए हमें अपने हैंड्स की जरूरत पड़ती है, ठीक है। चलिए अब अगर मैं बात करता हूँ तनिष से, सो तनिष आप मुझे बताओगे कि रेप्टाइल्स, हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं क्रोकोडाइल का, ठीक है। सो जो क्रोकोडाइल है उसके जो फ्रंट वाले लिम्स हैं, ठीक है, उनका मेनली काम क्या होता है? हाँ जी, तनिष आप टाइप कर रहे हो? ओके ओके फाइन। चलिए तब तक मुझे यशस्वी आप बताओगे एम्फीबियंस में जो उनके जो 4 लिम्स होते हैं उनका वर्क क्या होता है? एम्फीबियन लाइक फ्रॉग। सर मूवमेंट इन वाटर एंड लैंड। या ठीक है, अगर उन्हें जंप भी करना होता है, ठीक है, तो भी वो उससे करते हैं, ठीक है। मूवमेंट अभी आपने कहा तो इट इज करेक्ट। हाँ जी तनिष व्हाट इज योर आंसर? चैट में देख लेते हैं, आपने सेंड नहीं किया ना अभी आंसर? तनिष वैसे ही बता दो, आप लिख रहे हो थोड़ा टाइम ज्यादा लग रहा है, आप वैसे ही बता दो। सर ब्रीथ करने में जब अंडर वाटर होते हैं और कंट्रोल करने में बॉडी को।
या आई वुड से जो मूवमेंट है उसमें हेल्प करते हैं फोर लिम्स, एलिगेटर्स जो होते हैं या जो रेप्टाइल्स होते हैं, ठीक है। सो वो मूवमेंट में हेल्प करते हैं। ओके, सो है सारे के सारे क्या हैं, फोर लिम्स ही हैं, चाहे वो बर्ड है, चाहे वो मैमल है, चाहे वो रेप्टाइल है, या फिर वो एम्फीबियन है। लेकिन जो उनके वर्क है, जो उनके फंक्शन है, वो मॉडिफाइड है, ठीक है। सो यहाँ पे such a homologous organ helps to identify an evolutionary relationship between apparently different species. So यहाँ पे ये जो characteristics है ये homologous characteristics है। homologous organs कौन से होते हैं? Those organs which have similar structure, ठीक है, but they perform different functions, ठीक है। Those organs which have similar structure but perform different function are known as homologous organs, ठीक है। सो यहाँ पे जो हमने एग्जाम्पल पढ़ी है वो होमोलोगस ऑर्गन्स की पढ़ी, ठीक है। जो फोर लिम्स होते हैं मैमल्स के, वो होमोलोगस ऑर्गन्स के अंडर आते हैं, ठीक है। कैसे, मैं आप लोगों को एक बार दिखा भी देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे आपको एनसीईआरटी में ये दिखाया गया है। सो देखिए ह्यूमन, यहाँ पे हमारे पास लिजर्ड है, रेप्टाइल, ठीक है, फ्रॉग है हमारे पास, एम्फीबियन, बर्ड है हमारे पास, एंड देन वी हैव ह्यूमन एज अ मैमल। तो आप अगर इनके फोर लिम्स का स्ट्रक्चर देखेंगे तो इट इज ऑलमोस्ट सेम। आई एम नॉट सेइंग डेफिनेटली सेम, बट यस इट इज ऑलमोस्ट सेम, ठीक है। जैसे कि लेट मी शो यू, ये आप देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे 2 बोन्स हैं, यहाँ पे भी 2 बोन्स हैं, ठीक है। और अगर हम इससे थोड़ा सा ऊपर जाते हैं, ठीक है, सो इधर भी 2 बोन्स हैं, इधर भी 2 बोन्स हैं, इधर भी 2 बोन्स, ठीक है। देन हम यहाँ पे देखते हैं, ये भी सिमिलैरिटी है, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो ये भी सिमिलैरिटी है, ठीक है। सो इनके जो स्ट्रक्चर हैं वो सिमिलर है, लेकिन जो इनके फंक्शंस हैं वो डिफरेंट है, इसलिए ये होमोलोगस ऑर्गन्स है, ठीक है जी, करेक्ट। चलिए, सो आगे पढ़ते हैं हम। However, all similarities simply in organ shape are not necessarily common, because of common ancestry. लेकिन अगर ऐसा है कि जो शेप है ऑर्गन्स के, अगर वो सिमिलर है, तो उसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता है कि उनके जो एंसेस्टर्स हैं वो कॉमन है, ठीक है। What would you think about the wings of a bird and a bat? ठीक है, अगर हम बर्ड्स और बैट्स के विंग्स के बारे में बात करते हैं तो हम क्या कहेंगे? देखिए यहाँ पे आपके पास बर्ड एंड बैट दोनों के ही यू हैव द ऑर्गन, ठीक है, विंग्स हैं यहाँ उनके, ठीक है। सो जैसे कि आप बैट के देख रहे हैं, सो यहाँ पे देखिए बैट, ये एक फिंगर, ये दूसरी फिंगर है जो कि स्किन के साथ रैप्ड होती है, ठीक है, देखा ही होगा आप लोगों ने, ठीक है, स्किन के साथ रैप है। देन वी हैव दिस वन, देन वी हैव दिस वन, ठीक है, देन वी हैव दिस वन, एंड ये उसकी आर्म है। यहाँ पे हम बात करते हैं तो ये उस तरीके से नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे जो बॉडी डिजाइन है वो डिफरेंट है, लेकिन दोनों का फंक्शन इज सेम। बर्ड के विंग्स भी हेल्प करते हैं उनको फ्लाइट के लिए, ठीक है, और जो बैट के विंग्स होते हैं वो भी उनको हेल्प करते हैं फ्लाइट के लिए, ठीक है। सो दोज ऑर्गन्स व्हिच हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर बट दे परफॉर्म सेम फंक्शन आर नोन एज एनालोगस ऑर्गन्स, ठीक है। हाँ जी हरनूर, आपका डाउट? सर डाउट नहीं है, बट आई गेस टाइम खत्म हो गया। चलिए ठीक है जी। सो टाइम को हम मीटिंग को अभी हम एंड करते हैं,
ठीक है, एंड देन दोबारा से रीलॉग इन करेंगे। ठीक है, सो मैं मीटिंग को एंड करता हूँ।